तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है और अब इस मामले पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है। एसबीआई ने कोर्ट को बताया है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। एसबीआई ने सीएमडी दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट तैयार की है और इसे समय रहते ही आयोग को मुहैया भी करा दिया गया है। एसबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो कि पासवर्ड से संरक्षित भी है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है, उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सियासी पारा हाई है। दरअसल चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनावी तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार की सियासी जंग में इस बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी एंट्री कर चुके हैं। एक तरफ जहां पवन सिंह ने पहले बीजेपी की टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, तो वहीं अब दूसरी तरफ अब उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कह दी है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं अपनी समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। दरअसल बीते दिनों पवन सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि चुनाव तो वे लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ना है, ये बाद की बातें हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कानपुर की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक अजय कपूर आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय कपूर को बीजेपी से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि अजय कपूर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में से भी एक गिने जाते थे। ऐसे में उनके कांग्रेस छोड़ने की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल अजय कपूर ने सोशल मीडिया एक्स के बायो से कांग्रेस हटा दिया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के वो सह प्रभावी रहे हैं। सभी हाल ही में वो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ठीक बगल में अजय कपूर ही बैठे हुए थे। अब ऐसे में अजय कपूर के बीजेपी में आने के बाद कानपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है और इसी कड़ी में चुनाव को लेकर तमाम दल अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। एआईएमआईएम चीफ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार वो बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान एआईएमआईएम चीफ की तरफ से किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा की कुल सीटों में से एआईएमआई की तरफ से कहा गया है कि वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि अब चुनावी मैदान में एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। कई दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दिए हैं और साथ ही साथ इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बिहार की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ओवैसी की पार्टी बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इनमें से जो सीटें हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल भी मानी जा रही है और ये सीटें हैं किशनगंज के साथ साथ कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कराकट, उजियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर और भागलपुर। दरअसल इनमें से कई सीटें बिहार के सीमांचल क्षेत्र की भी है जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले 12 मार्च को ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बता दें कि इस्तीफा देने से पहले तक खट्टर करनाल विधानसभा सीट से विधायक भी थे। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी मेरी नई जिम्मेदारी तय करेगी वो और भी सुचारू रूप से मैं पूरा करूंगा। बता दें कि खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई करनाल सीट से नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो हरियाणा के गुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं। दरअसल 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही नायब सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर विश्वास मत पेश करने का प्रस्ताव भी दिया था। सैनी ने आज विधानसभा में विश्वास मत पेश भी किया जो ध्वनि मत के साथ पास हो गया। साथ ही हरियाणा की नई सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट में भी पास हो गई। मैं इस सदन के सामने, मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देता हूं। आज से
आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पटना सिविल कोर्ट परिसर स्थित ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होने की वजह से अचानक से ये आग लग गई और इसकी चपेट में ट्रांसफार्मर के पास ही बैठे व्यक्ति भी आ गए। आपको बता दें कि फिलहाल हालांकि अब तक इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हो सकी है। दुर्घटना में 3 अधिवक्ता झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग की चपेट में कई अन्य अधिवक्ता भी आए हैं। दुर्घटना के बाद आक्रोशित अधिवक्ता जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को होली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब इनकी सैलरी में बम्पर उछाला जाएगा। यूपी के राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा। सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख राज्य कर्मचारियों और 8 लाख शिक्षकों को इससे सीधा फायदा होगा। होली से ऐन पहले योगी सरकार के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के इस फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 350 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया। इसमें शेयर की गई जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर उनके पीएफ खाते में ही जमा होगा, जबकि मार्च का डीए अप्रैल में सैलरी के साथ दिया जाएगा। तो यूपी से पहले योगी सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों से भी ज़्यादा को ये एक बड़ा तोहफा दिया है। डीए में बढ़ोतरी 4% की गई है। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ी पहल बताई जा रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि ये जो योगी सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। हालांकि इस बीच बड़ी बात यह है कि 8 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी इस 4% डीए बढ़ने से सीधा लाभ उठा पाएंगे।